फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू का। ठीक है, पीवाईक्यू नहीं कह सकते इसको हम टेस्ट सीरीज के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू अलग चीज आती है। पीवाईक्यू वो क्वेश्चन होते हैं जो अब तक एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज जो है वो आज की टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी वो अधिकार के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसमें हमें 15 क्वेश्चन को देखना है फर्स्ट पार्ट में, देन सेकंड पार्ट में हम 15 से आगे देखेंगे 13, फिर ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी आप लोगों की, व्यूज अगर आता जाएगा तो मैं इस पर, है ना, कम से कम टारगेट है कि अगर इसमें 300 व्यूज आ जाएंगे तो 3 से अगर 300 व्यूज इस पर आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अगला पार्ट भी बना दूंगा इसके ऊपर। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, फिर मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बना के आगे बढ़ जाऊंगा अधिकार के बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। आप मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब का ये चैनल है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके या फिर आप टेलीग्राम के चैनल से आप मेरे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने इस वाले क्वेश्चन की सीरीज में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, जो कि एग्जाम में यहाँ पे फैक्चुअल डेटा भी पूछता है अधिकार को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूं और शासन करने के अपने अधिकार को त्यागता हूं कि आप भी अपने अधिकार उन्हें दें और इसी प्रकार उनके सब कार्यों का अनुमोदन करें। तो ये ऐसी बात कौन करता है? आई गिव अप अथॉरिटी एंड गिव अप माई राइट टू रूल टू दिस पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द कंडीशन दैट यू ऑल्सो गिव देम योर अथॉरिटी एंड सिमिलरली अप्रूव ऑफ ऑल दियर एक्शन। किसने कहा? ठीक है, ऐसा जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है वह किस विचारक से संबंधित है? ऐसा स्टेटमेंट कौन देता है कि मैं अपने सारे अधिकार इस सभा को या इस संस्था को सौंपता हूँ, शर्त यह है कि आप भी अपने सारे अधिकार और अपनी सारी शक्तियाँ क्या करें, इस सभा इस संस्था को सौंप दे। तो वो संस्था कौन थी, वो सभा कौन थी? वो संस्था थी लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन थी। लेवियाथन हॉब्स की बुक है। ठीक है, और ये 1651 में लिखी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेवियाथन के 13वें चैप्टर में है ये बात। ठीक है, अब मान लो बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, वाहियात क्वेश्चन पूछ लेगा तो भाई उसकी बात अलग है। 13वें चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, तो इसलिए आप पहले से अपना प्रिपरेशन रखें कि लेवियाथन के बारे में जो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं ये लेवियाथन की कौन से चैप्टर में कही गई बात, तो ये लेवियाथन की 13वें चैप्टर में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट है हॉब्स का। हॉब्स ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हॉब्स ने अराजकता की स्थिति से निकलने के लिए, अराजकता की स्थिति से निकलने के लिए और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले हॉब्स ने व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात की। ठीक है, जिसमें उन्होंने हॉब्स ने यह बोला कि सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी सारी शक्तियां किसको सौंप देंगे? एक सभा को सौंप देंगे। ठीक है, या एक राज्य को सौंप देंगे। वो सभा और राज्य कौन थी? उसका नाम क्या था? लेवियाथन था। ठीक है, इस लेवियाथन के पास लोगों ने अपनी सारी शक्तियां सौंप दी। कहीं ना कहीं हॉब्स ने क्या किया? एक निरंकुश राज्य का निर्माण किया। निरंकुश राज्य का निर्माण किया। व्यक्ति के अधिकारों की तो रक्षा की इसने। ठीक है, व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने आपस में क्या किया? एक समझौता किया। उस समझौते से क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है, या एक सभा का निर्माण होता है, या फिर कह लें एक लेवियाथन का निर्माण होता है, जिसके पास क्या होती हैं? सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, जब इस राज्य या इस सभा या इस लेवियाथन का निर्माण होता है तो लोगों के पास कोई अधिकार नहीं बचता, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहता। ये बात ध्यान रखना, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहता है। बट यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हॉब्स। कहता है हॉब्स कि अगर ये लेवियाथन, ये राज्य या ये फिर ये सभा, ठीक है, लोगों के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाती, लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाती, तभी लोग क्या करेंगे?
तभी लोग जो हैं लेवियाथन का विरोध कर सकते हैं, अन्यथा लेवियाथन के विरोध करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि क्या है, हॉब्स पहला उदारवादी विचारक है। ठीक है, हॉब्स पहला उदारवादी तो है, लेकिन उदारवाद का पिता नहीं बन पाया, उदारवाद का पिता नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? लॉक को ही उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है, हॉब्स को क्यों नहीं कहा जाता? जबकि हॉब्स का जन्म पहले हुआ है। हॉब्स ने लॉक से पहले व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में बात कर ली, व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा की बात की। तब भी हॉब्स को जो है तब भी हॉब्स को जो है उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता। ठीक है, तब भी उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हॉब्स ने व्यक्तियों के सारे अधिकार किसको सौंप दिए, लेवियाथन को सौंप दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं हॉब्स ने एक निरंकुश राज्य को सारी शक्तियां दे दी, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हॉब्स को उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता। जबकि वही लॉक आता है, लॉक ने क्या बोला, लॉक ने राज्य के कार्य को सीमित करने की बात की और व्यक्ति के अधिकारों में वृद्धि की। ठीक है, लोगों के अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया। वहीं पे हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने लेवियाथन को ज़्यादा महत्व दिया और सारी शक्तियां किसको सौंप दी, लेवियाथन को। इसीलिए लॉक और हॉब्स में थोड़ा सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि जब हम हॉब्स और लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मार्क्स नहीं होगा, रूसो नहीं होगा, इसका क्या होगा, हॉब्स इज द करेक्ट आंसर। आप लोग पढ़ चुके होंगे हॉब्स को, तो आपको स्टेटमेंट आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार नैतिकता से संबंधित तो होते हैं किंतु नैतिकता से अलग होते हैं। ठीक है, अधिकार जो होते हैं नैतिकता से जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकार जो होते हैं नैतिकता से अलग भी होते हैं। वे कानून से संबंधित होते हैं अधिकार, लेकिन कानून के द्वारा रचित नहीं होते, कानून के द्वारा अधिकार नहीं बनाए जाते हैं। ऐसा कौन बोलता है? ठीक है, ऐसा किसका मत है? या ऐतिहासिक सिद्धांत का मत है? तो नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि अधिकारों का निर्माण कैसे होता है, परंपराओं से होता है। रीति रिवाज से होता है, प्रथाओं से होता है। ठीक है, तो ऊपर अधिकारों के बारे में ऐसी प्रथाओं की बात कहीं नहीं कही गई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे नैतिकता की बात कर रहा है। ठीक है, नैतिकता की बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है। नैतिकता और कानून पर कौन बल देता है, आपको एक कॉमन सा समझ आना चाहिए। नैतिकता और कानून पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व देंगे, वो देंगे आदर्शवादी देंगे। ठीक है, वैधिक प्रत्यक्षवाद, इसमें केवल कानून पर बल दिया जाता है। ठीक है, आदर्श पर नहीं दिया जाता इस पर बल। नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति को अधिकार कहां से मिले हैं, जन्म से मिले हैं। ना तो अधिकारों को कानून ने बनाया है, ना तो अधिकारों को राज्य ने बनाया है, बल्कि नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही उसके साथ कुछ अधिकार जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉक ने बताया कि व्यक्ति को कुछ जन्मजात अधिकार मिलते हैं, जिसमें से जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है, लॉक ने बताया कि यह व्यक्ति का क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, यह क्या है, नेचुरल राइट्स है उसके। ठीक है, यह किसने दिया है उसको, प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है उसे। ठीक है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो राज्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के इन तीनों अधिकारों को छीन सके। ठीक है, और यही लॉक के विचार जो है उदारवाद की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के विचारों से उदारवाद का जन्म होता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसी विचारों को आगे चल के उदारवाद की एक महान सिद्धांत के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदर्शवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यथार्थ में कथाकथित अधिकार यथार्थ में कथाकथित कानून की दृष्टि से होते हैं। इन रियलिटी द सो कॉल्ड राइट आर इन रियलिटी द क्रिएशन ऑफ द शो कॉल्ड लॉ। ठीक है, यानी यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इन चारों में से? लॉक ने किया, बेंथम ने किया, मिल ने किया, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि यथार्थ में अधिकार, ठीक है, यथार्थ में कथाकथित, ठीक है, तथाकथित अधिकार यथार्थ में तथाकथित कानून की दृष्टि से होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये तो लॉक नहीं करता इसकी बात, बेंथम भी नहीं करता। बेंथम वैधानिक अधिकारों को समर्थन देता है, वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। ठीक है, बेंथम किसका समर्थन करता है? लीगल अथॉरिटी, लीगल लॉ, वैधानिक अधिकार या लीगल राइट की बात करता है ये। ठीक है, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है, लॉक उदारवादी है। ठीक है, उदारवादी कानून की तो बात करते हैं, विधि के शासन की तो बात करते हैं, लेकिन जो यथार्थ में कथाकथित कानून की दृष्टि से बात हो रही है, तो ऐसी बात इसने नहीं की है। ठीक है, मिल कैसा विचारक है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकारों की बात की है, लेकिन अधिकारों में कैसा अधिकार? समाज कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, समाज कल्याणों के अधिकारों के समर्थक, समाज कल्याण के अधिकारों के समर्थक हैं। यानी कि मिल कहते हैं कि अधिकार वही अच्छा है जो क्या कर सके? समाज का कल्याण कर सके। ठीक है, अगर वह कल्याण नहीं करता तो वो अच्छा नहीं है। कल्याण का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाए, ठीक है, व्यक्ति को बोलने की आज़ादी दे। ठीक है, बेंथम क्या है? बेंथम कह रहे हैं कि अधिकार वही अच्छा होता है जो समाज के लिए, जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। किसके लिए? अधिकतम, अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, उपयोगी हो। यानी कि अगर बेंथम कह रहे हैं कि कोई भी अधिकार बनाया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, उसमें से अगर 100 लोग किसी समाज में हैं, अगर वो 80 लोगों के लिए अच्छा है तो उसका मतलब है कि वह कानून, वह अधिकार क्या है? अच्छा है। लेकिन मिल ऐसा नहीं मानते। ठीक है, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का क्या किया है? खंडन किया है। और मिल ने बताया है कि जो उपयोगितावाद बेंथम बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि मिल कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेंथम ने बोल दिया कि कोई भी अधिकार तभी उपयोगी है जब वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करता हो, जब वह अधिकतम सुख को बढ़ावा देता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसे में तो बेंथम कहता है कि मूर्ख लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल क्या बोलता है? मिल कहता है चाहे वह व्यक्ति पागल हो, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे वह सनकी हो, हर व्यक्तियों को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि समाज के अन्य व्यक्तियों को मिल रहा है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी बुक है मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट। ठीक है, इन्होंने मैन वर्सेस स्टेट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्यूरिस सॉरी इन्होंने अधिकार सॉरी मैन वर्सेस स्टेट में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी इन्होंने दी है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो योग्य होगा, ठीक है, जो व्यक्ति अपना सर्वाइव कर पाएगा वही, उसी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, अन्यथा उसे मर मिट जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति सक्षम है, जो जिसके अंदर सामर्थ्य है, वही व्यक्ति अपना जीवन चला सकता है, अन्यथा नहीं चला सकता। ठीक है, तो जेएस मिल और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर कैसे अधिकारों के समर्थक हैं? प्राकृतिक अधिकारों के। लॉक हो गए, हॉब्स हो गए। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, ये ऐसे थिंकर्स हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की है। ठीक है, तो इनकी जो फेमस बुक है वो है मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट। ये बुक आप याद रखना। ठीक है, चलिए। जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। बेंथम क्या है? उपयोगितावादी विचारक हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी हैं, प्लस नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करते हैं।
है, नकारात्मक नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। 4th नंबर देखते हैं। अधिकार एक मनुष्य की वह क्षमता है जिससे वह अन्य मनुष्यों के कार्य को प्रभावित करता है, किंतु अपने बल पर नहीं, समाज के बल पर वह कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं होती। इन सब में क्या करना होता है, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन को याद करना होता है। इसमें आप कोई तर्क ना लगाएं कि इसको हम कैसे समझेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं, बट जब कभी कभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता, तो आपको एक याद ही करना इसका क्या होता है, बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक है, ज्यूरिस प्रूडेंस इसकी बुक है, ज्यूरिस प्रूडेंस। ठीक है, हॉलैंड की बुक क्या है, ज्यूरिस प्रूडेंस है। आप इस बुक को याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे बोसांके की बात कर लें। बोसांके कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी है। आप कैसे कहेंगे, बोसांके, ब्रोडले, ग्रीन, है ना, ये सब कैसे विचारक हैं, ये सब आदर्शवादी हैं, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हैं ये सब। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जितने भी प्रोफेसर्स विद्वान निकले हैं वो मैक्सिमम, ठीक है, ग्रीन हो, ब्रोडले हो, बोसांके हो, है ना, ये सब मैक्सिमम क्या है, ये सब मैक्सिमम आदर्शवादी हैं। ये सब रियलिज्म, ये सब आइडियलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच को ये मानते हैं। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण को ये मानने वाले विचारक हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नैसर्गिक अधिकारों का क्या सार है, द इसेंस ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, यानी कि नैसर्गिक अधिकार क्या महत्व होते हैं। ठीक है, वे ऐतिहासिक प्राकृतिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि जो नैसर्गिक अधिकार हैं वो ऐतिहासिक प्राकृतिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, प्राकृतिक अवस्था में उनका अस्तित्व था परंतु सिविल समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्या जो प्राकृतिक अधिकार थे, क्या जो नैसर्गिक अधिकार थे, अब देखिए नैसर्गिक अधिकार हमारे कौन कौन से थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यही 3 अधिकार क्या थे, लॉक ने बताया, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, नेचुरल राइट्स हैं ये, यानी कि ये नैसर्गिक अधिकार हैं, ये प्राकृतिक अधिकार हैं। तो क्या आज उनका सिविल समाज में अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो नहीं, सिविल समाज में आज भी क्या है, उनका अस्तित्व बना हुआ है। क्या हमारे जीवन का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 21 नहीं है हमारे संविधान में, है। तो जो प्राकृतिक अधिकार थे, जो नैसर्गिक अधिकार थे, वे क्या हैं, आज भी हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये पूछ रहा है कि आज इसमें, आज उनका अस्तित्व नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, वे प्रकृति की उपज हैं जिन्हें हम भौतिक बलों के श्रृंखलाबद्ध के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, भौतिक बल नहीं है ये। अब देखते हैं ऑप्शन डी, वे न्याय एवं नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के समरूप हैं। नहीं, कोई भी अधिकार जो है सार्वभौमिक नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी अधिकार जो है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अधिकार जो है वो समाज पर निर्भर करता है। हर समाज का अपना महत्व होता है, उसको किस कैटेगरी में अधिकार को रखता है। जैसे एशियाई समाज के मूल्य अलग हैं। ठीक है, एशियाई समाज के मूल्य अलग हैं, अफ्रीकी समाज के मूल्य अलग हैं, और अमेरिकन समाज के मूल्य अलग हैं, यूरोपियन समाज के मूल्य अलग हैं। तो अधिकारों को लेकर के सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है हर समाज के मूल्य क्या होते हैं, हर समाज के मूल्य के अकॉर्डिंग, समुदाय के मूल्यों के अकॉर्डिंग अधिकारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नैसर्गिक अधिकार क्या है, नैसर्गिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। इसे पहली बात समझ लेना आप, प्राकृतिक अधिकार कहते हैं इसे। इसके मानने वाले क्या कौन कौन से हैं, ऐसे लोग हैं जो नैसर्गिक अधिकार को मानते हैं। इसमें हॉब्स आ जाते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, स्पेंसर आते हैं। ठीक है, यानी कि वे विचारक जो सामाजिक समझौता को मानते हैं। ठीक है, सामाजिक समझौता को मानने वाले विचारक,
नैसर्गिक अधिकारों को महत्व देते हैं, नैसर्गिक अधिकारों को महत्व देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसा कर लें, ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को समझते चलें। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विचारक के विषय में यह कहा गया है कि उसका राज्य विषय सिद्धांत नैसर्गिक अधिकारों और शारीरिक रूपक का बेमेल है, मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इट हैज बीन सेड दैट हिज थ्योरी ऑफ स्टेट इज एन इन कांग्रेस मिक्सचर ऑफ नेचुरल राइट्स एंड फिजिकल मेटाफर। ठीक है, नेचुरल राइट्स एंड फिजिकल मेटाफर, फिजिकल मेटाफर आप ध्यान रखें। ठीक है, फिजिकल मेटाफर। ठीक है, यानी कि जो रूपक का बेमेल है, शारीरिक रूपक का बेमेल है, ऐसा किसने बोला कि जो राज्य का सिद्धांत है और नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एक रूप में नहीं मिलते, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण अलग अलग है। ठीक है, तो ब्रैडले नहीं है। ब्रैडले कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, ब्रैडले, ग्रीन, बोसांके। ठीक है, स्पेंसर कैसे विचारक हैं, उदारवादी हैं। ठीक है, स्पेंसर जो है मैन वर्सेस स्टेट बुक लिखी, मैन वर्सेस स्टेट। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर ने क्या बोला, स्पेंसर ने जो जीवन का आधार बताया, किस आधार पर बताया, सोशल स्टेटिक्स के आधार पर, सोशल स्टेटिक्स, सोशल स्टेटिक्स के आधार पर जीव वैज्ञानिक तथ्यों, जीव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जीव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये नैतिक नियमों तक पहुंचते हैं, ये नैतिक नियमों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, आपका ब्लंटसली नहीं है इसका, बर्क क्या है, बर्क रूढ़िवादी विचारक हैं। अनुदारवाद जब आप पढ़े थे, अनुदारवाद अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पे वीडियो में आप देखिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी की मेरी सीरीज है वहाँ पे आपको अनुदारवाद के बाद पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, बर्क कैसे विचारक हैं, रूढ़िवादी विचारक हैं। ठीक है, ये रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं, है ना, इन सब पर ज़्यादा बल देते हैं। ये फ्रांस की क्रांति के विरोधी थे, फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति किस पर आधारित थी, जो फ्रांस प्रथाओं पर, जो रीति रिवाजों पर चल रहा था उसका विरोध किया गया, प्रथाओं को तोड़ा गया फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक थे। ठीक है, सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति के क्या थे, विरोधी थे। और इनकी बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1791 में, 1791 में ये बुक लिखी गई थी शायद से। ठीक है, ईयर आप देख लेना जो भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और एक चीज आप स्पेंसर के बारे में याद रखेंगे, ये नकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट तो करते हैं। ठीक है, और जो जितने भी नकारात्मक उदारवाद को समर्थन करने वाले विचारक होते हैं वे सभी, ठीक है, इन्होंने स्पेशली मैन वर्सेस स्टेट जो बुक लिखी, मैन वर्सेस स्टेट, व्यक्ति बनाम राज्य या राज्य बनाम व्यक्ति, जो इन्होंने पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें राज्य के कार्यों को सीमित करने की बात की, राज्य के हस्तक्षेप की बात की, हस्तक्षेप की बात की। यानी कि स्पेंसर ने बोला कि राज्य जो है व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं।
अधिकारों की यह परिभाषा किसने दी? What we properly call the rights in reality creations of what is the properly called law? What is this definition of the rights related to? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे कह रहे हैं कानून की वे क्या हैं? वे कानून की रचनाएं हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये समझना है कि अधिकारों का कानूनी सिद्धांत किसने दिया, या फिर आपको ये समझना है कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत किसने दिया। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत दिया है वो दिया है जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, बेंथम ने अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत या अधिकारों का कानूनी सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो यही इसका क्या होगा, बेंथम हो जाएगा। ठीक है, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। हीगेल कैसे विचारक है? आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, हॉब्स कैसे विचारक है? उदारवादी है। ठीक है, लॉस्की कैसे हैं? लॉस्की सकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करते हैं, सकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हॉब्स जो है नकारात्मक उदारवादी है। उदारवादी तो है नकारात्मक और सकारात्मक में आपने अंतर सीख लिया होगा। ठीक है, तो लॉस्की जो है सकारात्मक उदारवादी है। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य को प्रमोट करते हैं, राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्यों को प्रमोट करते हैं, कल्याणकारी राज्य को ये आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को सीखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। हालांकि ये सारे स्टेटमेंट अभी थिंकर्स आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, थिंकर्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सा अभी ये स्टेटमेंट इस टाइप के हीगल के बारे में उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, बेंथम अभी नहीं पढ़ा उन्होंने, तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। जब हम थिंकर्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे थिंकर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप कुछ यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक बार टाइम को देखते हैं हम, कितना टाइम, 30 मिनट। ठीक है, बहुत लंबा खींच रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए कितना हाईएस्ट लेवल है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले ना, तो आपको क्या पूछा गया है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस दुविधा, ठीक है, उस दुविधा की ओर संकेत करता है जो अधिकार और कर्तव्यों के बीच समुचित संतुलन प्राप्त करने के लिए एक उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को निरंतरता से प्रयासरत रखती है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं, अगर आपको कुछ नहीं पता होता तो आप एक कॉमन सी चीज याद रखें कि इसमें देखना होता है नहीं 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 किसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, जो निगेटिव सेंस निकाल रहा है तो वो कभी भी आंसर सही नहीं होता, ये देखिए। ठीक है, अब ये वाला गलत हो जाएगा। अब मैं ऐसे अंदाज के गलत कर रहा हूं, देखना भी कैसे मैं सही करता हूं इसको। इसमें क्या सी वाले ऑप्शन में क्या नहीं है, इसमें नहीं नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है कहीं पे, यहां पे नहीं है, पहले वाले में नहीं है। देखो, व्यवहार में प्रत्येक अधिकार कुछ वर्जनाएं और कर्तव्य चाहता है तथा अधिकारों का प्रत्येक विस्तार नए कर्तव्य के आरोपण से अधिकारों को सीमित करता है। अधिकारों को सीमित करना क्या कहलाता है? निगेटिविटी कहलाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण है कि नहीं है? ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, लोकतंत्र में अगर ये देखो, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप अधिकारों को सीमित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी शब्द की बात कर रहे हैं, निगेटिविटी वाली शब्द की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला नहीं भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सी वाला करेक्ट कर दो आंख बंद करके। ये तो एक तरीका होता है कि आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में तो आप पढ़ के सही कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब मैं पढ़ के आपको देखो कैसे सी वाला ऑप्शन सही करके बताता हूँ। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक उस दुविधा की ओर संकेत करता है जो अधिकार और कर्तव्यों के बीच समुचित संतुलन प्राप्त करने के लिए उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को निरंतरता से प्रयासरत रखती है? ठीक है, इसमें कह रहा है कि व्यवहार में प्रत्येक अधिकार कुछ वर्जनाएं और कर्तव्य चाहता है तथा अधिकारों का प्रत्येक विस्तार नए कर्तव्यों के आरोपण से अधिकारों को सीमित करता है। क्या कोई भी समाज, कोई भी राज्य कभी भी अधिकारों को सीमित करना चाहेगा? खासकर वो राज्य कैसा हो? उदार लोकतंत्रात्मक राज्य हो। उदार लोकतंत्रात्मक राज्य अगर होगा, अगर वहां पे अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाएगी, तो क्या कोई कर्तव्य वहां पे अधिकारों को सीमित करेगा? नहीं,
उदारवाद में कर्तव्य पर बल नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना कि उदारवाद में कर्तव्यों को महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है, कर्तव्यों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि महत्व किसका होता है उदारवाद में? अधिकारों को होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अधिकारों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्तव्यों के आरोपण से अधिकारों को सीमित करना, क्या यह उदारवाद की विशेषता है? क्या यह उदार लोकतंत्रात्मक समाज की विशेषता है? तो नहीं है ये विशेषता, ठीक है। तो उदारवाद में कभी भी जो है कर्तव्यों को प्रमोट नहीं किया जाता है, कर्तव्यों को उतना महत्व नहीं मिलता जितना कि अधिकारों को मिलता है, ठीक है। अधिकार को हमेशा ज्यादा महत्व मिलेगा। अब देखिए, एक अधिकार कभी भी संपूर्ण तथा एकांतिक नहीं हो सकता, नहीं वाला तो आ गया गलत। और नागरिक सामान्यतः अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति उदासीन होते हैं, गलत बात। उदारवाद जहां जहां पे उदारवाद है, अमेरिका में उदारवाद है, भारत में उदारवाद है, तो क्या भारत में अपने लोग जो हैं, इंडिया के लोग जो हैं, वो अपने कर्तव्यों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के उदासीन हैं? नहीं है। अगर सरकार आपके अधिकारों पर, आपके जीवन पर क्या लगा दे, नियंत्रण लगा दे, तो क्या आप उदासीन बैठेंगे? क्या आप चुपचाप बैठेंगे? उदासीन का मतलब होता है चुपचाप बैठना, ठीक है। क्या आप चुपचाप बैठेंगे? नहीं, आप तुरंत क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे। तो ये उदार राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, अधिकार और कर्तव्य सैद्धांतिक सुसंस्करण बन जाते हैं, क्योंकि प्राधिकारीगण क्या है? अधिकार और कर्तव्यों की पक्षपाती व्याख्याएं देने में उलझ जाते हैं। इसीलिए अधिकार और कर्तव्यों में क्या होता है? एक सैद्धांतिक रूप से एक उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। जहां पे उदार लोकतांत्रिक राज्य होता है, वहां पे अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कर्तव्य जो है अधिकारों को सीमित कर दे। अगर ऐसी बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, नए कर्तव्यों के आरोपण से अधिकारों को सीमित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकार कभी भी सीमित नहीं होते। कहाँ पे? जहाँ पे उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था होती है खास करके, ठीक है। और उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की क्या और विशेषता होती है? इसकी और विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कभी भी लोग यहाँ पे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या दिया है? उदासीन होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक अधिकार उस अपेक्षा की पूर्व स्थिति है कि नागरिक अपने कर्तव्य करेंगे और कोई भी नागरिक सामान्यतः इस अपेक्षा का विलोम स्वीकार नहीं करेगा। पहली बात तो आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि कभी भी जो उदारवादी राज्य होते हैं वो कर्तव्यों पर ज़्यादा बल नहीं देते, या ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा उदारवादी राज्य किस पर बल देते हैं? अधिकारों पर बल देंगे, अधिकारों पर बल देते हैं ये, ठीक है, कर्तव्यों पर नहीं। कर्तव्यों पर बल कहां दिया जाएगा? आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो कर्तव्यों पर ज्यादा बल दिया जाता है जहां पर आदर्शवादी राज्य होगा, ठीक है। आदर्शवाद में कर्तव्यों को महत्व दिया जाता है, आदर्शवाद में नैतिकता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। अधिकार को उतना महत्व नहीं मिलता आदर्शवाद में, ये बात ध्यान रखना। आदर्शवाद उदारवाद में थोड़ी सी जो डिफरेंस है वो यहीं पर है, ठीक है, कि कर्तव्य और अधिकारों को लेकर के। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि नैसर्गिक अधिकार, ठीक है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब क्या है? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार का क्या मतलब है? यानी कि वे अधिकार, प्राकृतिक अधिकार का मतलब वे अधिकार जो व्यक्ति को कब कैसे मिलते हैं? जो जन्म से ही मिल जाते हैं, जो प्रकृति ने व्यक्ति को जन्म से ही प्रदान किया है, ठीक है। वे उन अधिकारों को क्या बोला जाता है? नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं ऐसे अधिकार। अब नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है, इस बात को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इतना अधिकार आप अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो एक बार टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में और अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपने प्लेलिस्ट भेज चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक अधिकार है, इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है। वन क्रिटिसिज्म ऑफ द नेचुरल राइट्स थ्योरी इज दैट। अब क्या इसका आंसर है? इसका आंसर जो होगा ए नंबर, देखते हैं क्या है इसका आंसर। यह सामाजिक हितों को यह सामाजिक हितों को व्यक्ति के हितों से ऊपर रखता है। नहीं,
जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है यह सामाजिक हितों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि व्यक्तिगत हितों को, ठीक है, व्यक्ति के हितों को ज़्यादा महत्व देता है। ये ध्यान रखना, जो नैसर्गिक अधिकार है कि इसको महत्व देता है, व्यक्ति के हितों को महत्व देता है। व्यक्ति के हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाज के नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नोट्स भी बनाते चले शॉर्ट में। ठीक है, तो जो नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है इसलिए इसकी आलोचना नहीं की जाती है। ठीक है, अब देखिए आलोचना इसकी क्यों की जाती है नैसर्गिक अधिकारों की, क्योंकि जो नैसर्गिक अधिकार है, जो यह प्राकृतिक अधिकार है, यह मानता है कि अधिकार समाज के बनने से पहले ही विद्यमान थे। ठीक है, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। बात सही है, क्योंकि जो लॉक ने बताया, हॉब्स ने बताया कि रूसो ने बताया कि व्यक्ति को समाज से पहले ही कुछ अधिकार मिल चुके थे, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। और प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक सबसे बड़े जो हैं वो हैं बेंथम। ठीक है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या बोला? अलंकारिक बकवास। अलंकारिक बकवास। फिर बेंथम ने इसे बोला कि जो प्राकृतिक अधिकार है यह बकवासों से भी बढ़कर बकवास है, बकवासों से भी बढ़कर बकवास है। ठीक है, तो बेंथम क्या है? बेंथम जो है नैसर्गिक अधिकारों के आलोचक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी नैसर्गिक अधिकारों का आलोचक है वो इसीलिए नैसर्गिक अधिकारों की आलोचना करता है क्योंकि वो लोग यह नहीं मानते कि राज्य और समाज से पहले ही अधिकार विद्यमान थे। वो लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि राज्य और समाज से पहले कैसे अधिकार विद्यमान हो सकता है, तो इसीलिए इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, इसका विश्वास है कि बाकी ये सब क्या है, ये सब नैसर्गिक अधिकारों की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, यह सामाजिक हितों को व्यक्ति के हितों से ऊपर रखता है। देखिए, इसका विश्वास है कि अधिकार जो है संप्रभु की सर्जना है, यह भी क्या है, गलत है। ठीक है, यह अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक बल देता है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, पूछा गया है कि इसमें आलोचना, ठीक है, नैसर्गिक अधिकारों की आलोचना पूछा गया है, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है। तो प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों में यह बताया गया है कि व्यक्ति को जो प्रकृति ने अधिकार दिया है वह कुछ अधिकार व्यक्ति को ऐसे होते हैं जो राज्य और समाज से पूर्व ही व्यक्ति को मिल जाते हैं, जैसे कि उसे जन्म से ही मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉब्स लॉक रूसे ने कहा कि जब राज्य और समाज का जन्म नहीं हुआ था तब भी व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले थे। वे अधिकार कौन से अधिकार थे? वही अधिकार क्या थे? प्राकृतिक अधिकार थे। ठीक है, वही अधिकार क्या थे? नैसर्गिक अधिकार थे। यानी राज्य और समाज से पूर्व व्यक्ति को जो अधिकार मिले थे उन्हीं अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। ठीक है, तो आलोचना क्यों की जाती है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब देखिए, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स आर द हिस्टोरिकल थियोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट फाउंड। यानी कि राज्य की उत्पत्ति में, राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है ना, वो किन किन तत्वों पर बल देता है, वो किन किन तत्वों को मानता है जिसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कि आप कहेंगे सर इतना सारा लिखा हुआ है कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं बता देता हूं कि जो भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर आते हैं, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनमें क्या होता है, उनमें रक्त संबंध होता है, यानी खून का संबंध होता है। ठीक है, उसमें धर्म की बात की जाती है, उसमें युद्ध की बात की जाती है, उसमें राजनीतिक चेतना की बात की जाती है। किसकी बात नहीं की जाती है, तो ये बात आप समझें, उसमें राजतंत्र की बात नहीं की जाती। जहां पे राजतंत्र आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे राजतंत्र आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए रक्त संबंध तो सही है, संविदात्मक समझौते, धर्म, यहाँ पे अराजकता नहीं आएगा। ठीक है, अराजकता जहाँ पे आएगा, अराजकता, राजतंत्र, ये सब जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखें, तो ए वाला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया, ठीक है। ये वाला फिर से दोबारा से आ गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेंसर होगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने मैन वर्सेस स्टेट बुक में क्या दिया, उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, उत्तरजीविता का सिद्धांत। यानी इन्होंने बताया कि जैसे जीव विज्ञान में इन्होंने जीव विज्ञान का सहारा लिया, इन्होंने बताया कि जैसे विज्ञान में आप देखते हैं कुछ प्रजातियां, कुछ स्पीसीज जो अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं वही इस धरती पर जीवित रहती हैं, जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं वो क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं या फिर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी यही दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे अच्छा फिट होगा इस सोसाइटी में, ठीक है, जो इस राज्य में, जो इस समाज में सबसे बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा वही अपने आप को जीवित रख पाएगा, वही अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। जो इस पर्यावरण में, जो इस समाज में, जो इस राज्य में, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को फिट नहीं रख पाएगा वो जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्पेंसर है इसका। ग्रीन कैसे विचारक है, आदर्शवादी है। द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ग्रीन की बुक है। एडमंड बर्ग की बुक का नाम बताएं, रूढ़िवादी विचारक हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का इन्होंने क्या किया, समर्थन या विरोध, विरोध, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसने अपने उदारतावाद को अधिकारों की प्रधानता पर आधारित किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, येलो कलर में मेरे यूट्यूब का लिंक दिया है, ठीक है। आप इस यूट्यूब के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे जो पॉलिटिकल फिलोसफर का जो यूट्यूब का चैनल है या फिर टेलीग्राम का चैनल है उसमें आप जाके डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने उदारतावाद के अधिकारों को प्रधानता दी, ठीक है। उदारतावाद, अपने उदारतावाद को अधिकारों की प्रधानता दी। हु अमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन हिज लिबरलिज्म प्राइमेसी ऑफ राइट्स, आप बताओ कौन अधिकारों की बात करेगा, सब उदार, कौन ऐसा विचारक है जो उदारवादी भी है और जो अधिकारों पर सबसे ज्यादा बल दे रहा है। मिल कैसे विचारक हैं, उपयोगितावादी, ठीक है। उपयोगितावादी विचारक मिल है, लेकिन मिल नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं, ध्यान रखना। बेंथम कैसे विचारक हैं, उपयोगितावादी हैं, ठीक है। ग्रीन कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी। आदर्शवादी ज्यादा अधिकारों पर महत्व नहीं देते, आदर्शवादी कर्तव्यों पर ज्यादा बल देते हैं, ध्यान रखना। चाहे आप प्लेटो पढ़ेंगे, चाहे आप अरस्तु पढ़ेंगे, चाहे आप हीगल पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे आप ग्रीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीगल वगैरह, हीगल ने क्या बोला, हीगल ने बोला कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, राज्य की आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है, ठीक है। राज्य की आज्ञा पालन का करने का क्या मतलब है कि राज्य की बातों को मानना ही व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक वैसे ही कहता है कि समाज में न्याय तभी स्थापित होगा, प्लेटो कहता है, जब सभी वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ठीक है। चाहे दार्शनिक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, जिनको जो कर्तव्य दिया गया है उन कर्तव्यों को अगर ईमानदारी से निभाएंगे तो समाज में न्याय स्थापित अपने आप हो जाएगा। तो रोनाल्ड डॉर्किन क्या है, डॉर्किन उदारवादी विचारक हैं लेकिन स्वेच्छातंत्रवादी हैं, स्वेच्छातंत्रवादी, लिबर्टेरियन थिंकर हैं ये, ठीक है, लिबर्टेरियन थिंकर हैं। लिबर्टेरियन थिंकर अधिकारों को, राइट्स को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, अधिकारों पर ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। इनकी फेमस बुक का नाम है मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ, टेकिंग राइट सीरियसली, ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन, ठीक है। टेकिंग राइट सीरियसली इनकी फेमस बुक है, ठीक है। डॉर्किन, नॉजिक, हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ठीक है। तो डॉर्किन वगैरह ऐसे ऐसे विचारक, सॉरी, डॉर्किन स्वेच्छातंत्रवादी नहीं, संसाधनों की समानता पर बल देते हैं, ठीक है, समतावादी विचारक है, समतावादी कर लीजिए इसको, समतावादी विचारक हैं। गलती हो गई थी, इसको ध्यान करेक्ट कर लीजिए आप प्लीज, ठीक है। डॉर्किन कैसे विचारक हैं, डॉर्किन यहाँ पे मैं एक बार रेड से लिख देता हूँ, संसाधन समतावादी है, सही कर लीजिए इसको, संसाधन
समतावादी है, ठीक है। यानी कि ये संसाधनों की समानता पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में सबको एक समान संसाधन मिलने चाहिए, यानी कि ये कहते हैं 100-100 सीपियाँ हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी डॉर्किन के बारे में जब पढ़ेंगे, हमने न्याय समानता या फिर न्याय वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डॉर्किन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डॉर्किन संसाधन समतावादी विचार है, ठीक है, संसाधन समतावादी। और वहीं पर अमर्त्य सेन की बात आती है, अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन क्षमता की समानता पर बल देते हैं, क्षमता की समानता पर बल देते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि न्याय की स्थापना करना है तो हमें हर व्यक्ति को मछली ला करके नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी क्षमता का विकास कर दें, जिससे कि वो खुद मछली पकड़ना सीख जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 50 मिनट में 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग लग रहा है, बट मैं डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ इस वजह से। चलिए, एक संकल्पना के रूप में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो क्या है, नैसर्गिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट्स एज द कॉन्सेप्ट आर सच राइट्स विच, प्राकृतिक अवस्था से उपलब्ध होते हैं ये, ठीक है। क्या 13 नंबर का ए होगा, या फिर प्राकृतिक जगत में अंतर्निहित आवश्यक संबंधों से लिए गए हैं, नहीं। प्राकृतिक व्यक्ति की प्राकृतिक शक्ति के साथ यह विस्तृत है, नहीं। मनुष्य की आत्म चेतना के आंतरिक अंग है, नहीं। तो जो प्राकृतिक अधिकारों की बात होती है कि प्राकृतिक अवस्था से क्या होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अवस्था मतलब जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, राज्य के निर्माण से पहले, राज्य के निर्माण से पहले ही व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको क्या बोला गया है, नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी गई है, जिनमें हॉब्स, लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ऐसे विचारक हैं जो क्या करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, ठीक है, या फिर नैसर्गिक अधिकारों के समर्थक हैं। थोड़ी सी मिस्टेक तेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का क्या सार है, ठीक है। द इसेंस ऑफ द आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ द राइट्स इज, अधिकार वे बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं, बिल्कुल सही है। अधिकार एक व्यक्ति की ऐसी स्वार्थी मांग है जो वह अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज के विरुद्ध प्रस्तुत करता है, गलत, ठीक है। समाज के विरुद्ध व्यक्ति की स्वार्थी मांग कभी भी अधिकार नहीं बन सकता, ठीक है। आपका स्वार्थ ये कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बाकी लोगों को मार दिया जाए जान से, तो क्या ये अधिकार होगा, नहीं, ठीक है। ये स्वार्थपूर्ण मांग कभी भी, सेल्फिश डिमांड, ठीक है, सेल्फिश डिमांड कभी भी जो है वो राइट नहीं बन सकती, ठीक है, कभी भी वो राइट नहीं बन सकती। अधिकार व्यक्ति द्वारा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्यों को के संपादित निष्पादन से है, नहीं। अधिकार ही इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वे राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य के द्वारा हिटलर ने, अगर हिटलर राज्य का जो शासक है वो तानाशाही हो जाए और वो कोई अधिकार कानून बना दे, तो क्या वो अधिकार माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर हिटलर या कोई तानाशाह व्यक्ति आ जाए, वो कह दे कि मैं ही राज्य हूं और कोई भी कानून बनाता चला जाए और व्यक्ति उसको अपना अधिकार समझते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी अधिकार का मतलब होता है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से व्यक्ति का विकास करे, ठीक है। बाह्य स्थितियां हो जो व्यक्ति का बाहरी डेवलपमेंट करे, आउटर डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट, यानी कैसे कह लें कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास करे, जो व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, वही क्या है, वास्तविक मायने में अधिकार कहलाता है, ठीक है। अधिकार कभी भी सेल्फिश डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जिसने यह तर्क दिया कि सार्वजनीन मताधिकार संपत्ति स्वामी के साथ अन्याय है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सर हेनरी मेन, ठीक है। हेनरी मेन बेसिकली तुलनात्मक कानून का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक कानून का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक कानून में इन्होंने पुराने कानून को अध्ययन किया, पुराने प्लस नए कानूनों, ठीक है, पुराने और नए कानूनों का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। सन हेनरी मेन जो एक चीज और उनकी विशेषता है, ये पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक समाज को ये आगे बढ़ाते हैं, पितृसत्तात्मक समाज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। FW बिलोबी क्या है, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये
प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, J.S. मिल क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी विचारक है, नकारात्मक स्वतंत्रता को ये सपोर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर हेनरी मेन, जो पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का 15 क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम सेकंड पार्ट लाएंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे चीज़ों को क्या क्या, कहाँ से चीज़ें हमें क्वेश्चन को और कैसे ऐड करना है और क्वेश्चन का हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट बेस वाले या कथन जैसे कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कम हो, क्योंकि मैंने इसको बनाने के पीछे मेरा थोड़ा सा उद्देश्य ये रहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपी टीजीटी के पेपर दे रहे हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी के हैं, कोई यूपी पीजीटी का पेपर दे रहा है, कोई यूपी जीआईसी का दे रहा है। ठीक है, जीआईसी का कोई एग्ज़ाम देता है, कोई पीजीटी का दे रहा है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य के निर्माण के पीछे ऐतिहासिक सिद्धांत का क्या क्या महत्व है, या फिर रक्त संबंध किसका लॉजिक है। इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन ना वो मैचिंग के लिए देते हैं, या फिर वो पूछ लेते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज को किसने आगे बढ़ाया, सन हेनरी मेन का संबंध किससे है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप छोटे क्वेश्चन हो बड़े क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तैयार होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। अब थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।